हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 12th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट किया था अपन ने, प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का इंडिविजुअल रिएक्शंस भी अपन ने कर लिया था। उसके अलावा कॉमन रिएक्शंस जो दोनों में काम आती है वो भी अपन ने कर लिया था। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि भाई आपको कोई भी कंपाउंड कैसे कलर का दिखेगा, कैसा उसमें स्मेल आएगा, कैसा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, किस में सॉल्युबल होगा और किस में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपन पॉइंट जो करेंगे वो कौन से टॉपिक में करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अपन बताएंगे फर्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट में समझाएंगे सारे। फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा कि भाई लो मॉलिक्यूलर मास वाले, लो मॉलिक्यूलर mass of aldehyde and ketone of aldehyde and ketone are volatile liquid with pungent odor, with pungent odor। और सेकंड जो पॉइंट लिखेंगे इसमें, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे वो लिक्विड तो होंगे लेकिन उसमें प्लीजेंट स्मेल आएगी। हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ aldehyde and ketone are liquid with pleasant odor, with pleasant odor। तो ये है लिक्विड जो है हाई मॉलिक्यूलर मास और लो मॉलिक्यूलर मास के बारे में अपन ने बताया। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट में अपन लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स increases with increasing their molecular mass, their molecular मास। तो जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। तो ये अपन एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे मैंने मान लो 2-3 एल्डिहाइड कीटोन्स ले लिए ये वाले। जैसे एक फॉर्म एल्डिहाइड है HCHO, दूसरा है एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, और तीसरा है प्रोपेनॉन एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लेते हैं, इसमें 3 कार्बन वाला। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मास मॉलिक्यूलर मास इन तीनों में से किसका ज़्यादा है? अपन कहते हैं प्रोपेनॉन का ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में से अगर अपन देखना है तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? प्रोपेनॉन का, फिर ये इथेनॉल का, और सबसे कम हो जाता है मिथेनॉल का।
तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? इनके मॉलिकुलर मास पे। और मॉलिकुलर मास के बेस पे ही अपन बताएंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिकुलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो जाता है। चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसमें, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, वो हाई किसके कारण होता है? इनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, उसके कारण इनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। तो इसका पॉइंट अपन लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketone are higher than similar molecular mass of hydrocarbons, but lower than alcohol due to presence of dipole 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 interaction या अट्रैक्शन फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के बेस पे अपन कहेंगे कि इनका मॉलिकुलर मास जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा अगर सिमिलर मॉलिकुलर मास के अलग अलग अपन फंक्शनल रूप की बात करते हैं तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का उससे कम, और सबसे कम हो गया एल्केन का। बात किसकी करनी है अपन को? सिमिलर मॉलिकुलर मास के अगर अपन दो तीन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? ये अल्कोहल का, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स का, और उसके बाद में किसका आएगा? एल्केन का नंबर आएगा। ये अपन बात करते हैं सिमिलर मॉलिकुलर मास वाले एल्डिहाइड कीटोन्स का। अब इनका एग्जाम्पल दे के अपन बताएंगे। एग्जाम्पल में ये लेते हैं ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3। ये ब्यूटेन ले लिया। अब एक एल्डिहाइड ले लेते हैं सेम मॉलिकुलर मास वाला, लगभग सेम होता है, एकदम इक्वल नहीं होता है। ये हो गया प्रोपेनल, और एक अपन प्रोपेनॉल भी ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 और OH। अब इन तीनों में से जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इनके तीनों के सिमिलर मॉलिकुलर मास, मतलब मॉलिकुलर मास लगभग सेम है, किसी का 48 किसी का 46 48, ये ऐसा है। तो अपन कहते हैं अगर इनका मॉलिकुलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो यहाँ देखते हैं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स का नंबर आएगा, और उसमें भी बाद में लास्ट में किसका आएगा? ये एल्केन का। अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एल्डिहाइड का इससे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसके साथ में एक कौन सा ग्रुप आता है? CO। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनाइल। अब ये कार्बोनाइल तो हर एक के साथ होगा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, और ये ऐसा ग्रुप बनेगा। अब यहाँ अपन कहते हैं ये हो गया इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ये हो गया इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसमें सबसे ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो अपन कहते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अगर सिमिलर मॉलिकुलर मास के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्स। इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल क्यों नाम दिया? क्योंकि दो पोल कैसे हैं, एक कार्बन की नेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल। तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और डाइपोल फोर्स के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये फोर्थ पॉइंट था। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अगर सिमिलर मास वाले के कंपेयर करेंगे तो उसका अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट की जगह फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा। इन सिमिलर या आइसोमर लिख सकते हैं, सिमिलर की जगह अपन कौन सा, इन द आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। अगर सिमिलर मॉलिकुलर मास की बात करें, जैसे C3H6O, ये एक फॉर्मूला है, इसका अगर बताएंगे इनके दो आइसोमर बन सकते हैं। एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और दूसरा एक कीटोन बन जाएगा CH3 CO और CH3। अब अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो अपन आंसर लिखेंगे ये वाला। कीटोन का जनरली बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है किससे, एल्डिहाइड से, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स या इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस, या अपन कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो गया। और रीज़न क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इन ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बेस पे एल्डिहाइड कीटोन में अगर कंपैरिजन करना है तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एल्डिहाइड से, और वो फोर्स बताएंगे डाइपोल डाइपोल। अब अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी के लिए बात करते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो वो लिखते हैं लो मॉलिकुलर मास ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको आप भले ही दोनों नाम अगर नहीं लिख के कार्बोनाइल कंपाउंड भी लिख सकते हैं, दोनों को मिला के कौन से कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। लो मॉलिकुलर मास ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water due to presence of intermolecular hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। But solubility decreases with increasing the alkyl group, with increasing the alkyl group। एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट की जगह सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन, समझाते हैं। देखो एल्डिहाइड जो है वो जनरली ज़्यादा सॉल्युबल होता है कीटोन से भी। ये एल्डिहाइड है और ये वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये H2O फॉर्मूला है। अब ये H2O किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ।
ऐसे कैसे? दूसरा मॉलिक्यूल अगर मान लो कीटोन है या एल्डिहाइड है, ये H और ये CH3 यहाँ O लगा हुआ, ये यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कुल मिला के ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और करने के बाद में क्या हो जाएगा? पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेंगे, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये वाटर से रिपेलेंट करेगा। वाटर अट्रैक्टिंग नहीं है, वाटर रिपेलिंग ग्रुप है। अगर अल्काइल ग्रुप को और बड़ा करते जाएं अपन, कार्बन के नंबर इंक्रीज करते जाएं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, इनमें क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इनके सारे पॉइंट एक एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपरली, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसके लिए वापस अपन प्रीवियस पेज पे लेते हैं। हाँ, ये आ गया। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें सबसे पहला नाम था लो मॉलिकुलर मास एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो इनका वॉलेटाइल होते हैं, लिक्विड होते हैं और विथ पंजेंट अडर। पंजेंट अडर का मतलब ऐसी तीखी स्मेल आती है जिसमें नाक में बहुत बेकार सी स्मेल आएगी, वो आपको पंजेंट अडर इसमें मिलेगा। सेकंड पॉइंट था हाई मॉलिकुलर मास ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, ये नॉन वॉलेटाइल है विथ प्लीजेंट अडर। इसमें इतनी बेकार स्मेल नहीं आएगी, जो फ्रूटी टाइप की स्मेल आपको इसमें मिल सकती है। प्लीजेंट ऑर्डर का मतलब है थोड़ा सा अपन सूंघ सकते हैं उस स्मेल को। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग देयर मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जब बॉयल होता है या जिसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको अपन नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा इसका इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये जो कार्बन की चेन इंक्रीज होगी तो इनमें वांडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। और इनमें जो वांडरवाल फोर्स होता है वो कौन सी टाइप का है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। ये बड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होंगे वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था ये अपना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन सिमिलर मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड बट द लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। अपन ने कहा अगर सिमिलर मॉलिकुलर मास के 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, उनमें एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा होगा हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में ये कम होगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ जो है इनमें एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा फोर्स बन रहा है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये स्ट्रॉन्गर है, इसमें वीक वांडरवाल फोर्स है। सबसे वीकेस्ट कैटेगरी का फोर्स लंदन फोर्स इसमें एल्केन में मिलता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अल्कोहल में। लेकिन इन तीनों के मॉलिकुलर मास लगभग क्या है? सेम है। तब अपन इन तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल के बाद में किसका नंबर आएगा? एल्डिहाइड कीटोन का, और उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्केन का। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। अगर सिमिलर मॉलिकुलर मास के एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे तो कीटोन का जनरली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो कीटोन का यहाँ मैंने ज़्यादा लिखा है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो डाइपोल डाइपोल फोर्स बनेगा वो सबसे ज़्यादा है। एल्डिहाइड की कंपैरिजन में कीटोन में ज़्यादा फोर्स बनता है, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट था ये, लो मॉलिकुलर मास ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो मॉलिकुलर मास जैसे जैसे अपन कहेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। लेकिन लो वाले क्यों ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर, वाटर के अंदर? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये कौन सी बॉन्डिंग कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता वाटर के साथ वो पानी में या वाटर में क्या हो जाएगा? इजीली डिजोल्व हो जाएगा। अदरवाइज जो नहीं बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये जो सारे पॉइंट अपन ने समझाए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। इसमें एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है
कि आपको सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के एल्डिहाइड और कीटोन्स दें तो उनमें से कौन से वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको कंपैरिजन याद रखना है और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ये टर्म्स जो है वो चीज़ें याद रखनी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, काफ़ी सारी रिएक्शन आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी। रिएक्शन लर्न करने का तरीका आपको बता रखा है, जैसे ही रिएक्शंस आपको आए उसमें ये ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शंस को इम्पोर्टेंट लेके उसको लिख लिख के याद करना है। ये चीज़ें नेम रिएक्शंस का मैंने स्पेशली आपको बताया था। तो काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये रिएक्शन शो करता है डिफरेंट टाइप्स की, लेकिन उसमें से कुछ टाइप्स अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो पढ़ सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा पॉइंट ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चौथा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, और पांचवा ये लिख सकते हैं रिएक्शंस ऑफ कीटोन ओनली। तो ये अपन ने 5 टाइप की रिएक्शन है वो अपन को करनी है। अब पांचों में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन को ध्यान रखनी है कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जनरली क्वेश्चंस इस पे बन सकता है, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड व्हाई इट इज़ सोज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस भी है, इसी का ही एक पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग पार्ट है। कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड की है और कुछ रिएक्शन क्या है कीटोन की है, वो अलग से अपन थोड़ी सी पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी एक लेंथी सिलेबस है अपना इसके अंदर। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। पहले इसका मैकेनिज्म बताएंगे, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वो जनरली ये रिएक्शन क्यों शो करता है, और शो करता है तो किस टाइप से शो करता है, कैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ये मैकेनिज्म अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। फिर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर समझाएंगे कि भाई रिएक्टिविटी किसकी, एल्डिहाइड की ज़्यादा हुई या कीटोन की ज़्यादा हुई, वो भी अपन समझाएंगे। बाद में अपन आएंगे मेन टॉपिक अपना केमिकल रिएक्शंस पे। तो बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ लैंग्वेज वाली चीज़ें भी ध्यान रखनी है। हर एक चीज़ में आपको ये नहीं कि रिएक्शन ही याद रखना है, ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शन होती है ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में आपको थ्योरी भी कुछ याद रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले टॉपिक पे लेते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, देखो पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को वापस मैं अभी समझाता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को आप रिप्रेजेंट करते हैं Nu माइनस से और इलेक्ट्रोफाइल को E प्लस से। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गई,
और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग का मतलब हो गया न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव लविंग कौन होंगे? जनरली नेगेटिव वाले होंगे या जिन पे पास लॉन पेयर अवेलेबल है, उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल एडिशंस रिएक्शंस कैसे होगी ये एल्डिहाइड कीटोन में, तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में अपन यही बताएंगे कि भाई कोई भी अगर एल्डिहाइड या कीटोन है, ये एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप तो आएगा ही आएगा। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें ये ग्रुप आएगा और इस ग्रुप के अंदर रिएक्शंस होगी। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में जो ज़्यादा नेगेटिविटी है वो किसकी है? ऑक्सीजन की। तो इस पे माइनस और इस पे क्या रहेगा? प्लस। यहाँ अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखते हैं तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है? sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है एक, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपन को लिखना है। अब यहाँ अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि यहाँ तो इसने ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास, क्योंकि ये पावरफुल ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। लेकिन कार्बन के पास ये ऑप्शन मिला नहीं, तो सबसे पहले कार्बन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कार्बन पे अटैक करने वाले ग्रुप की रिक्वायरमेंट अपन को ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले जो अटैक करेगा वो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? सबसे पहले कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। और करने के बाद में इसमें क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे CNU, और यहाँ पर O पे चार्ज क्या है? माइनस। अब सारे बॉन्ड सिंगल हो गए। पहले था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर था। प्लेनर का मतलब है कि ये हाइड्रोजन इधर लगा हुआ, हाइड्रोजन इधर, C इधर लगा हुआ और ऑक्सीजन इधर लगा हुआ, तो ये एक पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर था। अब इस पे अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने, इस कार्बन पे अटैक किया, और कार्बन पे अटैक करने के बाद में अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया पाई बॉन्ड वाला। खींचने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव था, नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया, तो इस पे अपन ने कोई चार्ज नहीं बताया। ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन हालांकि ये अनस्टेबल है, और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब कौन सा हो जाएगा? sp3। पहले जो स्ट्रक्चर था वो था ट्रेंगुलर प्लेनर, अब हो गया टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 वाले का स्ट्रक्चर अपन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। अब लास्ट में जो है, अब इस पे कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल E+। और E+ कहाँ अटैक करेगा? O- पे। तो माइनस पे अटैक करने के बाद में Nu तो लगा हुआ है ही है, और OE ये हो गया। तो अब ये लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना। इस टाइप से पूरी एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसमें सबसे पहले किसने अटैक किया है? न्यूक्लियोफाइल ने। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद में जो ग्रुप अटैक करेगा वो है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट कार्बन के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और न्यूक्लियोफाइल sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। जो स्क्वायर प्लेनर था, स्क्वायर प्लेनर की जगह अपन क्या बोलेंगे? ट्रेंगुलर प्लेनर था ये स्ट्रक्चर, वो ट्रेंगुलर प्लेनर अब हो जाएगा टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाएगा। प्लेनर नहीं रहेगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और लास्ट में अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, जहाँ अटैक करेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, O- पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है, और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है ये वाला। तो इसकी रिएक्टिविटी या मैकेनिज्म के बारे में कुछ लैंग्वेज अपन को लिखनी पड़ेगी, ताकि आप अपन इनको समझा सकें। तो लैंग्वेज लिख देते हैं इसके नीचे ही। इन कार्बोनाइल ग्रुप the difference between electronegativity are found negativity
are found, so carbon bears positive and oxygen bears negative charge. Negative charge. A nucleophile attack on carbon, so hybridization of carbonyl group change into sp2 to sp3. After this, electrophile attack on oxygen atom. Oxygen एटम। तो ये है, अपने पास थ्योरी भी बता दी इसकी कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें सबसे पहले जो अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल करेगा, और वो किस पे करेगा, कार्बन पे। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 से अब किस में चेंज हो जाएगा, sp3 में। जो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर था वो अब टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद में लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और लास्ट में ये कंपाउंड अपना बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में अपन ने कहा कार्बोनाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उस पर ऐड हो रहा है, न कि किसी को रिमूव कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और ऐड होके उस पर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो इस रिएक्शंस का ही नाम अपन ने क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको क्या लिखेंगे, NAR रिएक्शन। NAR का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस अपन ने बता दी यहाँ पे किस टाइप से ये रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म बताया है। अब आगे अपन बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके बारे में अपन बताएंगे। तो टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब होता है कि ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इसके बारे में अपन को बात बतानी है इसमें। तो नॉर्मली एक चीज़ क्लियर है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस के अगेंस्ट में एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी नहीं, सॉरी, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कीटोन के कंपैरिजन में। तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, ये चीज़ अपन को समझनी है इसके अंदर। तो देख लेते हैं, इसमें कुछ दो पॉइंट लिखवाएंगे अपन, एक तो स्टेरिक इंडेंस और एक इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन दिस रिएक्शंस। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी इसमें क्या होती है, ज़्यादा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में लिखने हैं इसमें, एल्डिहाइड इज मोर
reactive than ketone. In this reaction, because in ketone alkyl group shows plus I effect then electron density increases on the carbon. Electron density increases on the carbon, so nucleophile cannot be attacked easily. Can't be attacked easily. तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन में अपन कहेंगे कीटोन की जो रिएक्टिविटी है वो कम है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है. इसको समझने के लिए अपन कौन सा इफेक्ट बताएंगे यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट. और इंडक्टिव इफेक्ट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. तो ये प्लस आई इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं. देखो ये मैंने CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड O और ये H ले लिया, ये तो हो गया एल्डिहाइड. और अपन कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है. अब इन दोनों में से जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शंस के लिए. क्यों है, इसका रीज़न अपन समझाएंगे. CH3 जो है ये कौन सा इफेक्ट करेगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देना. यहाँ प्लस आई इफेक्ट करने वाले ग्रुप कितने हैं, 2 लगे हुए हैं, एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा हुआ है. और न्यूक्लियोफाइल जो है, अब अटैक कौन करता है इन पे, जनरली न्यूक्लियोफाइल करता है. बताओ न्यूक्लियोफाइल को कौन सा चार्ज चाहिए कार्बन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो न्यूक्लियोफाइल खुद तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना है. अब अपन कहेंगे यहाँ दोनों धक्का लगा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो तो सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत कम रहेगा. क्यों कम रहेगा, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस ग्रुप को यहाँ धक्का लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. 2 ग्रुप लगे हुए हैं इंक्रीज करने के लिए. लेकिन एल्डिहाइड में एक तरफ तो H है और एक तरफ CH3 है, इसमें एक जना ही इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन तो कर ही नहीं रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर नहीं रहा है. तो अपन कहेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको ज़्यादा मिलेगा और जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलता है वहीं पे ही अटैक कौन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है. तो आपको इसमें रीज़न क्या बताना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट. और प्लस आई इफेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कीटोन में ज़्यादा होगी कार्बन पे, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम मिलेगा और कम मिलेगा तो यहाँ इसकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब अपन कंपैरिजन करके बताएंगे कि भाई इनमें तीनों में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. तो ये अपन यहाँ समझा देते हैं. एक मैंने फॉर्म एल्डिहाइड लिया HCOH, दूसरा मैंने CH3CHO लिया और तीसरा मैंने ये कीटोन ले लिया. अब इन तीनों में आपको अगर कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ तीनों के अंदर, तो अपन कहेंगे एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स. तो इसमें प्लस आई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी पे होगा, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है. फिर उसके बाद इथेनॉल की है, एसिटाल्डिहाइड की है रिएक्टिविटी, और उसके बाद में कीटोन की. कुल मिला के कीटोन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इस रिएक्शंस में, लेकिन एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. एक और पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस.
वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है और कैसे इस पे डिपेंड करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब थ्री डायमेंशनली हिंड्रेंस, और थ्री डी हिंड्रेंस जो है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। अब यहाँ कैसे इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, तो अपन ये एक स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, या पहले लैंग्वेज लिखवा देते हैं। लैंग्वेज में यही है, इन कीटोन बल्कि एल्काइल ग्रुप अटैच to the carbonyl group, so in ketone steric hindrance are found it is three dimensional hindrance। तो थ्री डायमेंशनल हिंड्रेंस है ये, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसका नाम, और इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कीटोन की कम। समझने के लिए ये चीज़ बताते हैं, ये एल्डिहाइड है और एक तरफ कीटोन बनाएंगे अपन CH और ये O, ये एल्डिहाइड है, और अटैक किसको करना है, न्यूक्लियोफाइल Nu- को करना है। और अब यहाँ मैं कीटोन बनाऊंगा, और कीटोन में बल्कि एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे ओपन स्ट्रक्चर करके समझाएंगे इसको कि ये एल्काइल ग्रुप इतना बड़ा होता है जबकि हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ अपन ये बताएंगे कि भाई यहाँ इनकी रिएक्टिविटी कीटोन की कम क्यों है, क्योंकि ये जो बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप का मतलब एल्काइल ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप को अटैक करने से प्रोटेक्ट करेंगे। इस कार्बन पे किसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक इजीली करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक इजीली होगा। यहाँ जो थ्री डायमेंशनल हिंड्रेंस आ रही है, एक रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जो हिंड्रेंस जो है उसको अपन नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो अपन ने तो यहाँ CH3 दोनों तरफ लगाए, अगर यहाँ बड़ा और ग्रुप बड़ा लगा दें तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन की साइज़ क्या होती है, छोटी, और छोटे साइज वाले में हिंड्रेंस पॉसिबल नहीं है। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन द कीटोन। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या नाम देते हैं, थ्री डायमेंशनल हिंड्रेंस बोलते हैं। इसके कारण अपन क्या बोलेंगे, कीटोन इज लेस रिएक्टिव इन दिस रिएक्शंस। तो मैंने दो रीजन आपको समझा दिए इस टॉपिक के अंदर, कौन कौन से रीजन करवाए हैं वो आपको ध्यान है। देखो, सबसे पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हैं। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में दिक्कत आएगी। यहाँ अपन यही बता रहे हैं हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब एक बाधा, रुकावट है। जो रुकावट किसके कारण आ रही है, बल्कि ग्रुप के कारण आ रही है। अगर ये बड़े बड़े ग्रुप नहीं होते तो उनकी रिएक्टिविटी और फास्ट हो जाती, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ इजीली ये अटैक करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव इन दिस रिएक्शंस। तो अपना आज का जो टॉपिक है जिसमें अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में समझाया अपन ने, और इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ये चीज़ें अपन को इसमें क्लियर होनी चाहिए।
अब आज की क्लास में कुछ जो रिएक्शंस है वो अपन भले ही स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने सारा थ्योरी पार्ट करवाया है, तो किस में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है किसकी कम है ये चीज़ें अपन ने क्लियर की है। अब कुछ रिएक्शंस है वो भी अपन कर लेते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कौन से रिएक्शंस बनेगी वो रिएक्शंस अपन को ध्यान रखनी है। 3-4 रिएक्शन ज़्यादा है नहीं, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आएगी रिएक्शन विथ सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3। इसी का नाम है सोडियम बाईसल्फाइड। तो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी है एल्डिहाइड कीटोन। देखो नॉर्मल ऐसे बनता है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, सब में ये ग्रुप आएगा। रिएक्शन तो सारे करेंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन है, इनको एक ये बेसिक रिएक्शंस है इनकी। अब इसकी रिएक्शंस मेरे को किसके साथ करवानी है? NaHSO3 के साथ। तो अपन को मालूम है C और O में किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है? C पॉजिटिव और O क्या है? नेगेटिव। और Na जो अटैक करेगा वो किस पे करेगा? और HSO3 जो बचा हुआ है माइनस का, ये प्लस का था। सबसे पहले HSO3 अटैक करेगा C पे, और ये तो एक इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, इंटरमीडिएट ONA और SO3H। इसका एसिडिक करेक्टर बहुत ज़्यादा है। किसका? SO3H का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है। ये प्रोटॉन शिफ्ट कर लेगा। प्रोटॉन शिफ्ट करने का मतलब है Na को इधर भेज देगा और H प्लस आयन उधर मूव कर जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर है ये SO3H का। तो इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ H जो है इधर OH और SO3Na, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट। सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट, ये कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शंस के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद। अब एक सिंपल एल्डिहाइड की ले लेते हैं ताकि अपने क्लियर हो जाए इसमें चीज़। ये मान लो मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अगर H ये आ जाता है तो ये एल्डिहाइड है। अगर यहाँ CH3 आता तो क्या होता? कीटोन। और NaHSO3 इंटरमीडिएट बनाना है, तो इंटरमीडिएट बनाना है तो ऐसे बनेगा CONA, यहाँ था CH3, यहाँ H, और यहाँ आ जाएगा SO3H। और लास्ट में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और यहाँ ONA OH और यहाँ SO3Na। तो ये एल्डिहाइड का सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट बन गया। और इसकी रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड की अगर एल्डिहाइड या कीटोन से होगी तो इस टाइप से इसका मैकेनिज्म अपन को बताना है। ये रिएक्शन ऐसे होगी और लास्ट प्रोडक्ट ये बनेगा एडक्ट, सोडियम बाईसल्फाइड एडक्ट। तो ये रिएक्शन है। अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन एक और करते हैं अपन। सेकेंड रिएक्शन अगले पेज पे, रिएक्शन विथ HCN, विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये ग्रुप तो आएगा ही आएगा। दोनों तरफ अगर R लगा दिया तो कीटोन बन जाएगा, और एक H और एक R लगा दिया तो एल्डिहाइड। और रिएक्शन करनी है HCN के साथ। ये HCN है माइनस का, और हल्का सा बेसिक मीडियम ले सकते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि अगर रिएक्शन फास्ट करनी है तो बेसिक मीडियम लेना। तो H प्लस जो है वो OH के पास जाएगा, साइनाइड आयन रह जाएगा पीछे। और यार ये साइनाइड आयन जो है
वो अटैक करेगा पहले सी पे। तो लास्ट प्रोडक्ट जो है, यहाँ एच आ जाएगा ओ के साथ और यहाँ सी एन आ जाएगा। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि साइनाइड ग्रुप भी है और ओ एच को हाइड्रेन भी बोला हुआ है। तो साइनो और हाइड्रेन मिला के नाम, पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? साइनोहाइड्रेन। अब नेक्स्ट रिएक्शंस में इसी में ही अपन एल्डिहाइड ले लेते हैं ताकि एक और रिएक्शन आपको समझ में आ जाए। ये एल्डिहाइड ले लिया और HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। HCN का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन साइनाइड। और मीडियम बेसिक रखते हैं OH माइनस, H प्लस O के साथ शिफ्ट हो जाएगा OHCN। और यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। तो ये एसिटल्डिहाइड के साथ साइनोहाइड्रिन बनता है, तो नाम इसका रख देते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम है। तो सेकेंड रिएक्शन अपन ने जो करवाई है वो किसके साथ करवा दी है? HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ये अपन ने रिएक्शन करवा दी है। अब थर्ड रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड रिएक्शन किसकी करेंगे अपन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX काफ़ी रिएक्शंस में आ रखा है, हर बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी रिएक्शन अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड करवा रखी है और एल्कोहल फिनॉल ईथर में ये रिएक्शंस करवा भी रखी है मैंने। तो ये मैंने ले लिया RMgX और साथ में एक एल्डिहाइड की रिएक्शन। एडिशंस रिएक्शंस करनी है इसमें, एडिशंस का मतलब ऐड करना है। और प्रेजेंस किसकी ले ली अपन ने? ईथर। तो C और O में किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है? O की नेगेटिविटी ज़्यादा है और C की क्या पॉजिटिव है। और R और Mg में से R नेगेटिव, Mg पॉजिटिव। Mg को लगाना है O पे। देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये बॉन्ड तोड़ा। तो RCHOMgX। और इसी का लास्ट में हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर का और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट RCH2OH प्लस MgOH और X। अब R की वैल्यू रख देते हैं CH3, फिर रिएक्शन बना देते हैं CH3MgBr प्लस फॉर्म एल्डिहाइड HCHO। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ईथर की प्रेजेंस में। तो CH3 यहाँ नेगेटिव है, Mg पॉजिटिव है, लगा दो उल्टा। ये CH3 यहाँ लगा दिया C पे और O के साथ क्या आया? MgBr। और इसका लास्ट में हाइड्रोलाइसिस H और OH। तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, O के साथ जाएगा H, Mg के साथ OH। तो CH3 CH2 OH प्लस MgOH और Br, ये चीज़ बन गई। एक और रिएक्शन कीटोन की कर देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाएंगे। कीटोन की ये रिएक्शंस कैसे करनी है? देखो यही CH3MgBr मैंने लिया प्लस कीटोन CH3CO और CH3, ये कीटोन ले लिया। C और O में से C पॉजिटिव, O नेगेटिव, CH3 को C पे लगाओ, MgBr को O पे लगाओ, तो इंटरमीडिएट ये बनेगा CH3C, CH3 और OMgBr। और लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस H और OH। तो H और OH करने के बाद में क्या बनेगा? देखो CH3
सी एच थ्री और ओ एच, ये बन गया क्योंकि O और Mg का बॉन्ड ब्रेक हुआ, O गया H के साथ, OH प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, MgOH और Br, ये चीज़ निकल गई। तो कुल मिला के इस रिएक्शंस में अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शंस में इसको लिखो, चाहे यहाँ पे लिखो, हर एक चैप्टर में कुछ कॉमन रिएक्शंस तो आएगी। और वो कॉमन रिएक्शंस जो है इस टाइप से अपन को ध्यान रखनी है, कैसे यहाँ पे रिएक्शंस अपन को करनी है। अगर 1 डिग्री लिया या मिथेनॉल लिया तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लिया तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शंस अपन को ध्यान रखनी है। अब यहाँ अपना अगला फोर्थ टॉपिक अगर करवा देते हैं तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शंस है एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है ये जनरली ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, ये ग्रुप तो आएगा ही आएगा। और प्लस अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, और यहाँ किसकी प्रेजेंस ली है मैंने, HCl, ड्राई HCl। अब O नेगेटिव H पॉजिटिव है, C पॉजिटिव और O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एडिशन करना है C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, H आ गया इसके साथ, और एक आ जाएगा OR। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अपन देखो, एक ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं तो इसको हेमी एसीटल या हेमी कीटल भी लिख सकते हैं। हेमी एसीटल बना, इसका वापस अपन एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH और HCl, यहाँ से H और वहाँ से OH गायब, COR और OR प्लस H2O, इसको अपन नाम देते हैं एसीटल। क्या नाम देते हैं, एसीटल या कीटल। अब रिएक्शंस करके बताएंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जनरली एल्डिहाइड ये ज़्यादा रिएक्शंस करता है तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने CH3, C और H, डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड लिया है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3 CH2OH अल्कोहल के साथ। प्रेजेंस अपन को याद रखनी है, HCl की प्रेजेंस में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। HCl एक प्रोटोनेटेड प्रोटोन है, एसिड की तरह बिहेव करता है और इसकी रिएक्टिविटी को फास्ट करता है। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि H जो है वो अटैक करेगा O पे, COH और O C2H5, CH3 CH2 को मैंने C2H5 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ H ये बनेगा, इसको बोलेंगे हेमी एसीटल, और इसी की रिएक्शन वापस एक और अल्कोहल के साथ CH3 CH2OH और ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो ये OH और वो H गायब, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH O C2H5 O C2H5 प्लस H2O, ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे अपन एसीटल। क्या बोल देंगे इसको, एसीटल। तो हेमी एसीटल और एसीटल दो चीज़ें बन गई इसमें, और दोनों में ये अपन को कैसे बनानी है रिएक्शंस बता दी है। अब एक कीटोन की कर लेते हैं, ताकि ये कीटोन जनरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कम करेगा, डाईहाइड्रिक के साथ रिएक्शंस फास्ट करेगा। तो अपन डाईहाइड्रिक अल्कोहल की डायरेक्ट कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे, इसी के नीचे कर देते हैं। ये मैंने ले लिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन ले लिया। अब कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करनी है मेरे को, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ये एग्जांपल है CH2 और OH और OH। देखो H पॉजिटिव है और O नेगेटिव है,
इसमें से डायरेक्ट ही रिमूव कर देंगे, एडिशन नहीं करके डायरेक्ट रिमूव किया और फिर ऐड कर देंगे। तो ये CH3 और OCH2 ये दोनों आपस में कनेक्ट है, और प्लस कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है, H2O। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको अपन नाम देंगे साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल, कीटोन से जो चीज़ बनती है उसको कीटल, एल्डिहाइड से जो चीज़ बनती है उसको एसिटल नाम दे सकते हैं। साइक्लिक कीटल कैसे बना है, इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा है, साइक्लिक कीटल। तो आज की जितनी भी रिएक्शंस मैंने 4 रिएक्शनें आपको करवा दी है, उसमें करवाने में यही चीज़ें हैं कि आपको कैसे इसका मैकेनिज्म करना है। एडिशन वर्ड का मतलब होता है ऐड करना, किसी को हटाना नहीं है। तो यहाँ मैंने एडिशन किया है, एडिशन के बाद में अपन ने इसमें से रिएक्शंस को, छोटे मॉलिक्यूल को इसमें से रिमूव किया, वाटर जैसा मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, एसिटल। और इसमें ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ये एल्कोहल वाली, कीटल, साइक्लिक कीटल, हेमी एसिटल, एसिटल क्या होते हैं, ये चीज़ें अपन को ध्यान होनी चाहिए। अगर OH और OR आता है, OR का मतलब एल्काइल ग्रुप आता है, तो हेमी वर्ड लगा दिया। अगर दोनों ही OR हो गए तो वो हो गया एसिटल, हो गया एसिटल, लास्ट वर्ड बनेगा इसका। तो हेमी एसिटल और एसिटल क्या होता है, ये चीज़ें याद। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करी थी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करी थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और लास्ट ये करी थी। तो आपको 2 रिएक्शनें जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक ये वाला एल्कोहल के साथ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में और काफ़ी रिएक्शंस करेंगे अपन। तो ये चैप्टर जो है जनरली आपको रिएक्शंस वाला है, तो आपको सारे टॉपिक्स जो है ध्यान से पढ़ने हैं। हालांकि हार्ड चैप्टर की कैटेगरी में यही आते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ लर्न होती नहीं है, तो वो फिर दिक्कत आती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लर्न कीजिए, नोट कीजिए, चार्ट बनाइए, सारा काम कीजिए, लेकिन अपनी जो क्लासेज है उनको वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।